पढ़ रहे थे, कल के क्लास में भी पढ़े थे, प्रीवियस क्लास में भी पढ़े थे और आज भी पढ़े हैं हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ये टॉपिक का हेडलाइन है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, हिंदी होता है इसका मानव का श्वसन तंत्र। तो श्वसन के बारे में बताया गया आपको कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग मतलब होता है, श्वासोच्छ्वास मतलब होता है सांस लेना सांस छोड़ना, उसको हम लोग हिंदी में श्वासोच्छ्वास कहते हैं, इंग्लिश में इसको ब्रीदिंग कहते हैं। स्पेल होता है इसका BREATHING। ब्रीदिंग मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। लेकिन जब उस लिए हुए सांस का उपयोग, जब हम लोग सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, उस हवा में जो ऑक्सीजन होता है वो लंग्स मतलब फेफड़ा के द्वारा बॉडी के प्रत्येक सेल्स तक जाता है। कहाँ तक जाता है? बॉडी के प्रत्येक सेल्स तक जाता है और वहाँ पे डाइजेस्ट फूड उसकी सहायता से जलते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं। एनर्जी मतलब ऊर्जा पैदा करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, यानी श्वसन। तो श्वसन और ब्रीदिंग में यही करता है। ब्रीदिंग मीन्स होता है सिर्फ सांस लिए सांस छोड़े, यह प्रोसेस कहलाया ब्रीदिंग। इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, सांस लिया सांस छोड़ा, वो प्रोसेस कहलाएगा ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन श्वसन कहते हैं जब लिया हुआ सांस में जो ऑक्सीजन है उसकी सहायता से कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण हो, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन यानी श्वसन। ठीक है, अभी अच्छे से सभी स्टूडेंट्स सुनिएगा इस बात को जो अभी हम समझाएंगे, और माइंड कंसंट्रेट होना चाहिए बोर्ड की तरफ। हम सभी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट्स का माइंड इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो चीज समझ में नहीं आएगा उसको फिर से पूछ लेना, लिखना बंद कर दो और समझने पे ध्यान दो। तो कल के क्लास में, कल का क्लास कल लिखा हुआ होगा किसी के पास? यस सर। कल के क्लास में जो हम पढ़ाए थे वो बात आज समझाएंगे, और आज जो पढ़ाए हैं वो भी बात समझाएंगे, क्योंकि कल हम सिर्फ लिखा चुके थे, समझाने का हमको टाइम नहीं मिला था, बेल लग गया था। आज हम इस चीज को जो कल लिखाए थे उसको समझाते हैं और आज जो लिखाए हैं वो भी समझाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कल भी और आज भी पढ़े हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन यानी मानव श्वसन तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे तंत्र किसे कहते हैं, सिस्टम किसे कहते हैं। तो जब बहुत सारा चीज एक साथ मिलता है तब सिस्टम बनता है, तंत्र बनता है। इसी तरह से श्वसन तंत्र में भी कोई एक चीज नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे अंग एक साथ काम करेंगे तो उसको श्वसन तंत्र कहते हैं। जैसे नाक काम करेगा, इसमें ट्रेकिया काम करेगा, लंग्स फेफड़ा काम करेगा, टोटल चीज एक साथ काम करेगा तो उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सिस्टम। जैसे आपका ये विद्यालय है, इस विद्यालय में किसी एक टीचर से विद्यालय नहीं चलेगा, इसमें HM की भी जरूरत होगी, जितने भी सहायक शिक्षक होते हैं उनकी भी जरूरत होती है। तो ये एक सिस्टम में चलता है। ये क्या चीज में चलता है? सिस्टम में। हमारे बॉडी को सिस्टम में चलाने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देते हैं, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन को उठा के माउथ कैविटी में डाल के, मुंह गुहा में डाल के दांत के द्वारा उसको चबाया जाता है। तो सिर्फ दांत उसमें भाग नहीं लेता है, बल्कि दांत चबाने का काम करता है, जीभ हम लोगों का उस भोजन को उल्टाने का काम करता है। जीभ में मौजूद जो लार ग्रंथियां होती है जिसको सिलेबरी ग्लैंड कहते हैं, वो सिलेबरी ग्लैंड वो सलाइवा उस भोजन में मिल करके भोजन को स्मूथ बनाता है, और जो हार्मफुल माइक्रोब्स भोजन में मौजूद है, जो हानिकारक सूक्ष्मजीव मौजूद है, उसको समाप्त करने का काम करता है। अब भोजन हमारे मुंह से अंदर जाता है, स्टोमक में जाता है, आमाशय में जाता है, जहाँ भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है बहुत सारे प्रोसेस से। उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव जूस जो है भाग लेते हैं। यानी भोजन का पचना अकेले किसी एक भाग का काम नहीं है, एक अंग का काम नहीं है, इसमें पूरा का पूरा तंत्र लगता है जिसको हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। उसी तरह से श्वसन, सांस लेना
किसी एक चीज का काम नहीं है, सिर्फ नाके का काम नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग नाक से सांस ले लिए और सांस जो फिर नाके से निकल गया और उसका कुछ नहीं हुआ, बल्कि नाक से जो सांस हम लोग लेते हैं वह ये ट्रेकिया होता है, एक लंबा सा पाइप। इस पाइप को करके हम लोगों के फेफड़े आते हैं, लंग राइट साइड और लेफ्ट साइड स्थित होता है, उसमें चला जाता है। और उसके बाद वो ऑक्सीजन फिर ब्लड के माध्यम से, ब्लड में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के माध्यम से पूरे सेल्स तक जाता है। और जहाँ पे कोशिकाओं में भोजन का क्या होता है, जो भोजन का हम लोग पाचन हो जाता है, डाइजेस्टिव फूड, वो पचे हुए भोजन से ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस टोटल चीज को कहते हैं श्वसन, ठीक है। और इसमें बहुत सारे सिस्टम भाग लेते हैं, इसी चीज का नाम है श्वसन तंत्र। अभी हम लोग किसके श्वसन तंत्र की बात करेंगे? ह्यूमन मतलब मानव के श्वसन तंत्र की बात करेंगे। बायोलॉजिकल टर्म में ह्यूमन मीन्स होगा मानव, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा है, देखा हूं आपको कि मनुष्य में नोस्ट्रिल्स यानी कि नासिका छिद्र यानी नाक का छेद, लैरिंक्स स्वयंत्र जहां से आवाज निकलता है, ट्रेकिया जो एक लंबा सा पाइप होता है, और साथ साथ लंग्स जो आपको राइट साइड दो भाग में डिवाइड हो जाता है, एक राइट साइड में स्थित होता है, एक लेफ्ट साइड में स्थित होता है। कल के डायग्राम में हम बताए थे, अच्छा डायग्राम किसी के पास बना हुआ होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। किसके बारे में बोले थे कि कौन से स्टूडेंट अच्छा डायग्राम बनाया था? कल आया है वो, आज नहीं आया। ये डायग्राम अच्छा से नहीं बनाया है, कल हम बहुत अच्छे से डायग्राम बताए थे वो। तो इसमें हम आपको बताए थे कि कैसे कैसे कौन कौन सा पार्ट्स कहाँ पे स्थित होता है। पहला पार्ट जो पढ़ेंगे हम लोग, सांस लेना जहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? नाक से, नाक के छिद्र से। तो आपके नाक में 5 या 10 कितना छिद्र पाया जाता है? 5। बहुत अच्छा। ये जो है नाम, क्या नाम है इस लड़का का? पिप्सुमान। इसके नाक में 5 छेद है। कौन कौन छेद है? 5 कहाँ कहाँ है? हमको भी दिखाओ। 5 छेद है तुम्हारे नाक में। कितना छेद होता है? 2 छेद होता है। कितना छेद होता है? यहाँ पे कितना? एक इधर है, एक इधर है। ये नाक का छेद 5 छेद बोलता है। क्या बात करते हो? चलो देखो, तो आपका जो नाक का छेद होता है उसको हिंदी में कहते हैं नासिका छिद्र, और इंग्लिश में कहते हैं उसको नॉस्ट्रिल्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स। तो उसी के बारे में आज, नाक के बारे में हम लोग टोटल चीज, उसके ऊपर जो स्थित होता है इसको कहते हैं नाक। इसमें लगभग 2 गोलाकार एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स या नेरिज होता है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स मतलब क्या? बाहर का छेद। ये छेद किधर खुलता है? बाहर की तरफ, अंदर की तरफ? ये छेद जो है आपका बाहर की तरफ है ना, सांस छोड़ते हैं तो बाहर की तरफ हवा जाता है ना, अंदर की तरफ भी होता है, लेकिन बाहर की तरफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होता है। अगर पूछे नोस्ट्रिल्स कहाँ होता है, नाक का छेद कहाँ होता है, तो आपके बॉडी से बाहर की तरफ खुले है, तो इसको एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स कहते हैं। उसके बाद ये भीतर की ओर दायां और बायां नेजल चेम्बर्स में खुलता है। बाहर की तरफ नासिका छिद्र में खुला, अब अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ 2 चेम्बर्स में खुलता है, जिसको हम लोग कहते हैं नेजल चेम्बर। नासिका वैक्स मतलब पोस्ट, ठीक है। तो अंदर की तरफ नेजल चेम्बर में देखिए बताते हैं। सपोज दैट ये किसी का नाक है, नाक का एक पार्ट दिखाएंगे, उधर वाला पार्ट तो दिखा नहीं सकते हैं। ये हो गया नोस्ट्रिल्स, इसका नाक का छेद क्या हो गया? नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स जो अंदर की तरफ जहाँ खुलेगा उसको हम लोग नेजल चेम्बर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? नेजल चेम्बर कहते हैं। तो नेजल चेम्बर तक समझ गए? नेजल चेम्बर क्या है? आगे ये नेजल चेम्बर्स एक ऊंची लंबवत हड्डी की बनी नेजल सेप्टम द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। नाक में एक हड्डी होती है, हड्डी नहीं कहिए उसको, सेप्टम कहिए। वो अंदर में एक सेप्टम के द्वारा, एक कोष्ठ के द्वारा अलग होता है। ये नेजल चेम्बर्स एक ऊंची और लंबी हड्डी के द्वारा अलग होता है। जब आप इसके अंदर उंगली डाल के टच कीजिएगा तो हार्ड लगेगा, गया महसूस होगा, क्योंकि वो एक मोड़ का बना होता है जो दोनों नाक के छेद को अलग अलग रखने का काम करता है। अगर बीच वाला चीज को हटा दिया जाए
तो दोनों छेद क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। बीच में एक दोनों का डिवाइडर है। डिवाइडर मतलब क्या? डिवाइड करने वाला। डिवाइडर मतलब डिवाइड करने वाला, बांटने वाला। जैसे आप देखिए इस पेटी को, इस विंडो को दो भागों में बांट सकते हैं। एक ये लंबा सा पट्टी जो है इसको एक किस भाग में बांटता है, एक इस भाग में। उसी तरह से हमारा नाक मान के चलिए, तो यहाँ पे ये जो आपका लंबा सा हड्डी है, ये नाक के एक छेद को इधर बांटता है, दूसरे छेद को इधर बांटने का काम करता है। तो नेजल सेप्टम समझ गए? नेजल सेप्टम क्या होता है? नेजल सेप्टम एक दूसरे को अलग अलग भागों में बांटने का काम करता है। हमारे नाक में, ह्यूमन के नाक में, मनुष्य मानव के नाक में एक छोटा सा घ्राण क्षेत्र होता है। घ्राण मतलब होता है सूंघने का क्षेत्र। घ्राण मतलब क्या होता है? सूंघने का क्षेत्र। सूंघने का क्षेत्र, लेकिन वो छोटा होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता। इस घ्राण क्षेत्र को ऑल्फैक्टरी रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसलिए होता है OLFACTORY। ऑल्फैक्टरी रीजन का स्पेलिंग होता है REGION। ऑल्फैक्टरी रीजन क्या होता है? घ्राण क्षेत्र, जिससे हम लोग सूंघ सकते हैं। जब कोई अच्छा खाना बनता है, किसी के यहाँ हलवा, गाजर का हलवा बनता है घी में, सूंघ लेते हैं पहले से। किसी का मीट मछली बनता है, तो अगल बगल अगर पास कीजिएगा तो कहीं वो उसके यहाँ तो मछली तैयार हो जाए। क्यों? कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारे नाक में सूंघने की कैपेसिटी होती है, जो घ्राण क्षेत्र ऑल्फैक्टरी रीजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऑल्फैक्टरी रीजन, यानी घ्राण क्षेत्र के द्वारा हम लोग सूंघ सकते हैं। लेकिन मनुष्य में यह उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता है जितना दूसरे मैमल्स में होता है। दूसरा मैमल्स, दूसरा स्तनधारी जैसे हो गया कुत्ता, बहुत ज्यादा उसको सूंघने की कैपेसिटी है, ठीक है, बहुत दूर से सूंघ लेता है। चील, ठीक है, बाज, ये सब देख भी सकता है, बहुत दूर से सूंघ भी सकता है, ठीक है। तो ये सब, बिल्ली, दूध को जो है ना, आप दूध कहीं पे रख दीजिए, आपको दूध का सेंट नहीं पता चलेगा, लेकिन बिल्ली दूध का सेंट सुनते सुनते चुपचाप पांव से बिना बोले वहां पे जाएगी, अस्थिर से बर्तन के ऊपर वाले चीज को हटाएगी, ढक्कन को, ठीक है, सब पी लेगी और उसके बाद पीने के बाद पांव से ढलमना देगी, कहेगी कि देख लो तुम्हारा दूध जो है कब हो गया, हमको ये सब बाद आप क्या कीजिएगा? बाद में बिल्ली को कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्ली के सूंघने की कैपेसिटी, कुत्ता के सूंघने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मनुष्य की सूंघने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। इनफैक्ट आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब हम लोग सो जाते हैं, स्लीपिंग के स्टेज में, स्लीपिंग स्टेज में यानी सोने की अवस्था में, हम लोग सूंघने की कैपेसिटी को बहुत कम हो जाता है हम लोगों का, समझे। जब नींद में होते हैं तो सूंघने की कैपेसिटी इतनी कम हो जाती है कि बगल में अगर आग लग जाए, ठीक है, तो भी नहीं सूंघ पाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है। तब वो ऑल्फैक्टरी रीजन, घ्राण शक्ति जो होता है, वो बहुत इनएक्टिव हो जाता है उस समय। लेकिन जब जगह पे रहते हैं तो थोड़ा सा एक्टिव होता है। एक्चुअली ये इसका ये छोटा सा होता है हम लोग में, लेकिन जो बाकी का बाकी जो जानवर है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, उसके सूंघने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है मनुष्यों की तुलना में, मनुष्य की कंपेरिजन। चलिए आगे देखिए, आगे हम लिखा है अन्य स्तनधारियों की अपेक्षा मनुष्य में यह ऑल्फैक्टरी रीजन यानी सूंघने की कैपेसिटी अल्प विकसित होता है। अल्प विकसित मतलब समझे, कम विकसित होता है, ठीक है। ये तो था कल का क्लास, और आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े, इसको हम लोग अभी कंटिन्यू ही करेंगे। अच्छे से समझिएगा। आज हम लोग उसी चीज को आगे की तरफ पढ़े हैं। नाक का काम समझ गए। नाक में क्या क्या समझे कि नाक के बाहर दो छेद होता है, जिसको हम लोग नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। नॉस्ट्रिल्स मतलब नाक का छेद, इसकी संख्या कितनी? 2। अब कभी भूल से भी 5 मत बोलिएगा, नाक जो बोलेगा तो स्टूडेंट को 5 को छेद कर देंगे, 5 हो जाएगा उसको, ठीक है। नाक के, मनुष्य में नाक के छेद की संख्या कितनी? 2। और ये नाक का छेद जो है एक लंबा सेप्टम के द्वारा अलग अलग होता है। नाक के छेद के अंदर छोटा छोटा बाल पाया जाता है, हेयर्स, जो धूल कण को अंदर जाने से रोकता है,
इसके अलावा इसमें श्लेष्मा निकलता है जो धूल कण को अपने में चिपका लेता है। ठीक है, इस तरह से फेफड़ा में धूल कण जाने से बच जाता है। इसके अलावा हम लोग पढ़े कि वो नोजल चेम्बर जो था, नाक का छेद अंदर की तरफ ये सेप्टम के द्वारा अलग हुआ और जाकर के आपको कहाँ पे खुला, तो ये आपको नोजल रीजन में जाकर के खुला था। क्या लिखा है जरा देखें, ये लिखा है हम आपको कि ये जो आपका नोजल चेम्बर एक भट्टी के द्वारा अलग अलग होता है जिसको नोजल सेप्टम कहते हैं। और ये आपको इसमें यहाँ पे नाक में ध्यान क्षेत्र यानी कि और कच्ची रीजन भी होता है जिसके द्वारा सुना जाता है। मनुष्य में सुनने की कैपेसिटी कम होती है, किसके वनस्पत, तो कुत्ता और बिल्ली जैसे मैमल्स यानी स्तनधारी जीवों के वनस्पत जो है हम लोगों में सुनने की कैपेसिटी कम रहती है। यहाँ तक अभी कल की क्लास का बात समझे। अब ध्यान लगा के आज की क्लास का बात समझिएगा तो निश्चित रूप से क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। लेकिन यदि ध्यान क्लास में नहीं हुआ तो क्लास में याद होगा नहीं। और आपको पता है कि हम अच्छे से पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, डायग्राम भी कल अच्छे से बना दिए थे। और जब आज जब हम पढ़ा देंगे कल का और आज का, तो कल का क्या काम होगा, कल हम सभी स्टूडेंट से ये सभी बात कल वाला और आज वाला दोनों सुनेंगे। ठीक है, तो आपको उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहले हम लोग समझते हैं। आज हम लोग देखिए, आज हम लोग जो लिखे हैं वो है कि नोजल चैम्बर जिसको नासिका वेस्म कहते हैं अंदर की तरफ फेरिंक्स में ग्लोटिस के नजदीक खुलता है। नोजल चैम्बर के बाद जो स्थान आता है उसको कहते हैं फेरिंक्स। उसको क्या कहते हैं, फेरिंक्स। होता है PHARYNX। फेरिंक्स का हिंदी होता है आपको ग्रसनी। फेरिंक्स का हिंदी क्या होता है, ग्रसनी। ये ग्लोटिस में खुलता है। ग्लोटिस कहते हैं कंठ द्वार, जहाँ कंठ होता है ना उसी में GLOTTIS। ग्लोटिस मतलब होता है कंठ द्वार। तो नोजल चैम्बर अंदर की तरफ फेरिंक्स यानी ग्लोटिस GLOTTIS ग्लोटिस में के नजदीक खुलता है। यहाँ तक कंप्लीट। ये जो नोजल चैम्बर था नाक का छेद अंत में कहाँ जाके खुलेगा, कंठ में जाके खुलेगा। नाक का छेद अंदर जाते जाते कहाँ खुलेगा, जाके खुलेगा, जिसको ग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, फेरिंक्स ग्रसनी के ठीक नीचे एक छोटी संरचना पाई जाती है, इसको हम लोग फेरिंक्स कहते हैं। ये संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हिंदी होता है स्वर यंत्र। इसी के द्वारा मनुष्य आवाज निकाल सकता है। इसी लैरिंक्स के द्वारा कोई भी जानवर आवाज निकाल सकता है। ये लैरिंक्स जो है लड़कियों में क्या होता है, पतला आवाज निकालने के लिए उत्तरदायी होता है। लैरिंक्स जो है लड़कियों में पतला आवाज निकालने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। लड़कियों की आवाज पतली और सुरीली होती है, लेकिन पुरुष में लैरिंक्स जो होता है उसका चैम्बर फट जाता है, जिसके कारण हम लोगों की जो आवाज होती है वो मोटी और कर्कश होती है। यानी पुरुष जो होता है, लड़का जो होता है वो है फटा हुआ ढोल। ठीक है, उसका आवाज फटा हुआ ढोल जैसा निकलता है। और जो ये सब लड़कियां हैं इसकी आवाज जो निकलती है ये सुरीली निकलती है, मीठी निकलती है। लेकिन तबे तक मीठी निकलती है जब तक झगड़ा नहीं करे। जब झगड़ा करेगी ये सब का आवाज सुन लेना, तब कैसा निकलता है। ठीक है, चलिए तो आप समझ गए कि हम लोगों का आवाज क्यों फटा हुआ है, क्योंकि लैरिंक्स हम लोगों का क्या होता है, उसका झिल्ली जब एडल्ट अवस्था में आ जाते हैं, एडोलेसेंस में आते हैं, किशोर अवस्था में, तो इसका झिल्ली फट जाता है। लेकिन बच्चा में चाहे लड़का हो कि लड़की, दोनों का आवाज मीठा ही होता है, सुरीला होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लैरिंक्स पीछे की ओर, ये जो स्वर यंत्र है ये पीछे की ओर ट्रेकिया में खुलता है। ट्रेकिया कहते हैं श्वास नली। ट्रेकिया किसको कहते हैं, श्वास नली को। इस नली को ट्रेकिया इसीलिए कहते हैं कि क्योंकि श्वास जो हम लोग लिए, सांस जो लिए, इसी नली के द्वारा अंदर फेफड़ा में जाता है। इसी नली से कहाँ जाता है, और फेफड़ा में चैम्बर कितना, फेफड़ा दो भाग में बटा हुआ, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ये राइट साइड है, ये है लेफ्ट साइड। ये दो चैम्बर में बटा हुआ होता है फेफड़ा, जो कि कल पढ़ाएंगे। लंग्स में हम लोग नहीं आए हैं, अभी हम लोग लंग्स में नहीं पढ़े। अभी हम लोग लैरिंक्स के बाद पढ़े कि लैरिंक्स पीछे की ओर ट्रेकिया में खुलता है।
ट्रेकिया याद कीजिए, कल जो बताए थे हम, तुम लोग तो फोटो अच्छे से बनाए ही नहीं। इतना अच्छा फोटो था, हम बनाए थे, इतना अच्छा फोटो बनाए थे, बोले थे तुम लोग नहीं मिटाने, फिर भी अपने मन से मिटा देते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया इस बुक में अच्छे से नहीं दिया हुआ है। ये ट्रेकिया जो है, इस ट्रेकिया को क्या होता है, ये ट्रेकिया में नो कमी क्या हुआ है, ये ट्रेकिया में क्या होता है कि आपको इस तरह का होता है। देखिए ये उपास्थि का बना होता है, उपास्थि। ये जो ट्रेकिया लंबा सा देखे हैं आप लोग, ये ट्रेकिया लंबा सा देखे हैं, दो भागों में बढ़ गया, ये दो भागों में बढ़ गया है ना ट्रेकिया। आगे चल के ये उपास्थि का बना हुआ, हड्डी का नहीं बना हुआ है, उपास्थि कार्टिलेज का बना होता है, हड्डी से कमजोर। हड्डी मजबूत होता है और कार्टिलेज कमजोर होता है। यही जो कान देखे हैं, कान टाइट है ना छूने में, क्या इसमें हड्डी है, कार्टिलेज है, क्या है, कमजोर होता है हड्डी की अपेक्षा, लेकिन लचीला होता है। कमजोर होता है लेकिन लचीला होता है। हड्डी आपका उतना ज्यादा लचीला नहीं होता, वो मजबूत होता है। तो ये जो है ना, ये टोटल कार्टिलेज का ही बना होता है, टोटल ट्रेकिया टोटल कार्टिलेज का बना होता है। और ट्रेकिया की लंबाई जो है अप्रॉक्स 11 सेंटीमीटर होती है। ट्रेकिया की लंबाई अप्रॉक्स 11 सेंटीमीटर, समझते हो, लगभग 11 सेंटीमीटर। और डायमीटर जो होता है उसका डायमीटर वो अप्रॉक्स 16 mm, मतलब मिलीमीटर। डायमीटर हो गया 16 mm। ट्रेकिया का डायमीटर कितना, 16 mm। लंबाई कितना, ट्रेकिया का लंबाई 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर कमी है, कभी पानी नहीं, हम बुला दीजिए। तो ये समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। एक बार हम लोग फिर से समझते हैं, तब लास्ट वाला समझाएंगे। ठीक है, शुरू से समझते हैं। वो जो नोजल चैम्बर था, नाक का जो चैम्बर था, नाक का जो पोस्ट है, कहाँ खुला, लैरिंक्स होता है, जिससे आवाज निकलता है, जिससे क्या निकलता है, इसको हम लोग लैरिंक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर। ये आपको जब एडोलेसेंस होता है, किशोर अवस्था में आदमी आने लगते हैं, तो बच्चा और बच्ची जो होती है, लड़का और लड़की, लड़कों में ये बढ़ जाता है, लड़कियों में ये नहीं बढ़ता है। लड़कियों की आवाज बचपन से लेके बाद तक सुरीली होती है, ठीक है, मीठी होती है। जहाँ लड़कों की आवाज बचपन में तो सुरीली होती है, लेकिन बाद में वह आवाज कर्कश हो जाता है, फटा हुआ आवाज निकलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके बाद में बताया कि जो लैरिंक्स जो होता है वो पीछे की ओर अंत में ट्रेकिया में खुलता है। ये जो ट्रेकिया लंबा था, ये ट्रेकिया में खुलता है। ट्रेकिया की लंबाई और डायमीटर 16 mm। ठीक है, अब आगे देखिए। ट्रेकिया की पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्टिलेज यानी उपास्थि के बने इनकम्प्लीट रिंग्स पाए जाते हैं। इनकम्प्लीट रिंग्स मतलब क्या, अपूर्ण बल है। अपूर्ण बल मतलब क्या, कल जो बताए थे आपको, उसमें ऐसे ऐसे बनाए थे, याद कीजिए, ऐसा बनाए थे। ये है उसका इनकम्प्लीट रिंग, यानी ये चारों बगल इधर कवर्ड नहीं होगा, इधर अंदर नहीं होगा। देखिए ये हो गया रिंग, ये क्या हो गया, रिंग यानी गोल। जब ये आगे होगा तो इसको इनकम्प्लीट रिंग कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट। इसी तरह से ट्रेकिया में आधा ही होता है गोल, पूरा गोल नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है कि ये रिंग जो होता है, ट्रेकिया से जब हम लोग हवा को बाहर करते हैं, सांस को बाहर करते हैं, तो उसको पिचकने से बचाता है, वो उसको पिचकने से क्या करता है। आप लोग बैलून फुलाए हैं, बैलून फुला लीजिए, उससे अचानक से हवा निकाल दीजिए, बैलून पिचक जाएगा। हम लोग का जो ट्रेकिया है, सांस हम लोग निकालते हैं ना, ट्रेकिया क्या पिचक जाता है, नहीं पिचकता है। क्या है कि इसमें इनकम्प्लीट रिंग्स, अपूर्ण बलय पाया जाता है। तो ये था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, यानी कि मानव में श्वसन तंत्र, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये क्लास अभी और चलेगा आगे, लेकिन ये क्लास हम तब आगे पढ़ाएंगे जब आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लो और कल सुना दो। तो आज आपका क्लास होता है, मैं हूँ विशाल सर फ्रॉम वेगोम, MS वेगोम। इट्स ओके,